नमस्कार, हूँ बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जहां कई जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश और आकाशीय बिजली की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। इसी को देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए थे। साथ ही राहत बचाव दलों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इसी के साथ ही खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र आज बंद रहेंगे। तो वहीं देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत में भी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी नालों से दूर रहने की भी अपील की गई है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, अभी किस तरह का मौसम का मिजाज बना हुआ है? मौसम विभाग ने क्या कुछ चेतावनी जारी की है? और देखिए विशाल, उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग हाई अलर्ट पर है। और इसमें अगर देखें तो क्योंकि मौसम विभाग ने भी हाई अलर्ट जारी करते हुए कई जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी जो है वह जारी की है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने भी सभी जिलों को सतर्क रहने के जो निर्देश हैं वो जारी किए हैं। इसके साथ साथ देखें तो राहत और बचाव दलों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात करने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। इसके अलावा अगर सड़क मार्गों की लगातार निगरानी और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। यानी कि देखें तो जिस तरह से उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी जो है बंद किए गए हैं। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अवकाश घोषित किया गया है। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी, निजी और आवास अगर देखिए शासकीय जो विद्यालय हैं उनको बंद किया गया है। लोगों से अनावश्यक यात्रा के बचने की अपील भी की जा रही है, नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है और सभी विभागों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के लिए आपदा से निपटने के निर्देश जो है वो लगातार जारी किए जा रहे हैं। और आपदा परिचालन केंद्र से लगातार जो है हर मोमेंट पर जो निगरानी है वो की जा रही है जी। योगेश, उत्तराखंड में जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? प्रशासनिक अधिकारी कितने अलर्ट नजर आ रहे हैं? क्योंकि केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री, यमुनोत्री हो, तमाम धामों पर भी लोग पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगह पर पर्यटक घूमने के लिए भी आते हैं। उसके लिए क्या कुछ इंतजाम है? देखिए जिस तरह के हालात बने हुए हैं, लगातार बरसात के चलते कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड के खतरे जो है बने हुए हैं। उसको देखते हुए दूरी दूरी पर जो है पहाड़ी इलाकों में जो है जेसीबी जो है तैनात की गई है, ताकि अगर मार्ग अवरोध होता है, किसी प्रकार की चुनौती बनती है तो उसको जल्द से जल्द खोला जा सके। इसके साथ साथ अगर किसी प्रकार की समस्याएं आ रही है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी तैनात है, ताकि जो है मार्ग को अगर क्रॉसिंग करानी है सुरक्षित यात्रा के लिए तो वो भी कराने के लिए वापस की जा रही है। इसके अलावा जो है कई इलाके ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पर जो है अगर आगे जाते वक्त कोई समस्या होती है, उनको यात्रियों को रोकना पड़े तो वहां पर वो रोक सकते हैं। शेल्टर होम टाइप इस तरह से वहां पर डेवलप किए गए। तो पूरी तरह से जो है प्रशासनिक लेवल पर तमाम तैयारी की गई है, ताकि कोई चुनौती अगर सामने आती है तो उससे निपटा जा सके। योगेश, एक बड़ी समस्या यह भी है कि जलभराव की स्थिति कई जगह पर है। राजधानी देहरादून से लेकर अन्य जगहों पर भी अगर देखा जाए तो जलभराव की स्थिति बनी हुई है, नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में लोगों से क्या कुछ अपील भी की जा रही है और क्या तैयारियां क्या पूरी नहीं की गई थी मानसून से पहले? देखिए जिस तरह से लगातार बारिश के क्रम में जो है इस जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है, उसमें कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठते हैं। चाहे राजधानी देहरादून की बात की जाए, हाल ही में रुद्रपुर से तस्वीरें सामने आई थी, उधम सिंह नगर से तस्वीरें देखने को मिली थी। तो ये जो तस्वीरें हैं ये नगर निगम, नगर पालिकाएं हैं जो लगातार जो है ड्रेनेज सिस्टम पर काम नहीं कर पाती हैं। और बरसात के मौसम से पहले जो है नालों की उस तरह की सफाई नहीं हो पाती है और फिर जल भराव की स्थिति पैदा होती है, लोगों को समस्या से दो चार होना पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं जो है प्रशासन के जो निर्देश हैं उनकी जो है कहीं ना कहीं अवहेलना है कि प्रशासनिक लेवल पर जो है मानसून से पहले तमाम तैयारियों को निर्देशित किया जाता है करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी सही तरीके से सफाई व्यवस्था नहीं हो पाती, जिसका कारण यह है कि जनता को ऐसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डोईवाला के रानी पोखरी स्थित सैनिक कैंटीन परिसर में पूर्व सैनिक और अर्ध सैनिक संगठन के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंटीन परिसर में बनाए गए टीन शेड का उद्घाटन भी इस दौरान किया। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण और उनकी सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। पहले एक मिसाल शुरू की थी, पूरी बिल्डिंग का काम शुरू किया, 5,28,000 खड़ा हुआ भर्ती हो गया। तो मैं उसका
जितनी मेरी ताकत होगी सैनिक के कल्याण के लिए हम करेंगे। उसके बाद मुझे मेरे सैनिक साथियों ने निवेदन किया कि अब बारिश में, जैसे आज ही बारिश हो रही है, अगर ये नहीं होता तो ये लोग कहाँ बैठते। तो ये लोग, हमारी बहनें यहाँ पर इंतजार कर रही थी, उस टाइम बारिश हो रही थी। तो मैंने आपसे वायदा किया था कि इसको मैं पूरा करवाऊंगा और उस वायदे को मैंने आज पूरा किया है। एक ये आज सामुदायिक शेड का लोकार्पण मैंने यहाँ पर किया है। इस अवसर पर कुछ और मांगे इन्होंने मुझसे की हैं, शीघ्र हम उनको भी पूरा करेंगे। क्योंकि आज चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। और एक सैनिक का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। जहां मोदी जी ने उनकी वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरी की है, यहीं हमने भी सैनिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं हमने लाए हैं। हमने 28 लोगों को तक नियुक्ति दे दी है। पहले अप्लाई करने की समय सीमा 2 साल थी, उसको बढ़ाकर हमने 5 साल कर दिया है। इन शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम बनकर तैयार हो गया है, उसका लोकार्पण होने वाला है। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार संचालित सेवा पखवाड़ा जनजन के सरकार जनजन के द्वारा अभियान के तहत चंपावत के राजकीय इंटर कॉलेज बिनवाल गांव में बहु विभागीय जनसेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की। इस दौरान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मुकेश महाराणा, बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडे और ब्लॉक प्रमुख शंकर अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। शिविर में स्वास्थ्य विभाग ने 75 लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच की और दवाइयां भी वितरित की। तमाम विभागों की ओर से कुल 440 लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया गया। साथ ही प्रमाण पत्र जारी करने, खाता खतौनी में नाम दर्ज करने समेत कई जनसेवाओं का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। शिकायत मांगे या ये हमारा दूरस्थ क्षेत्रों में ये सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो दूरस्थ क्षेत्र है, जहाँ पे जो ग्रामवासी और हमारे जो सम्मानित नागरिक सरकारी योजनाओं से, कार्यक्रमों से जो वंचित रह जाते हैं, उन तक इन योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए जो जनपद स्तर के श्रेष्ठतम अधिकारी हैं, उनको दूरस्थ क्षेत्रों में जाने के निर्देश प्राप्त हैं। उसके क्रम में हम लोग यहाँ बिनवाल गाँव में उपस्थित हुए हैं। आप देख रहे होंगे सुबह से ही लगातार यहाँ पे वर्षा भी चल रही थी, बट उसके बावजूद यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा जन सहभागिता यहाँ पे देखने को मिली है। और लगभग हमारे यहाँ 75 से ज़्यादा प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें जो मांगे हैं वो 100 से ज़्यादा मांग जो है उसके विषय में लोगों ने अपने मांगों को यहाँ पे अवगत किया। ग्राम पंचायत बिनवाल गाँव में भी एक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें यहाँ के जिलाधिकारी महोदय और यहाँ पे संबंधित समस्त विभाग यहाँ पर आए हुए हैं। तो जन समस्याओं को सुन रहे हैं और यहीं पर त्वरित समाधान किया जा रहा है। और जो विभाग हैं उनको उसमें कार्य करने हेतु आग्रह किया जा रहा है। तो बहुत बढ़िया यहाँ पर चल रहा है कार्यक्रम। तो धन्यवाद सभी लोगों का और विभाग का, जिलाधिकारी महोदय का, उत्तराखंड धामी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुष्कर सिंह धामी जी का, जो उनके इस 5 साल के कार्यकाल के सफल आयोजन में जो उनका 5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, उस लक्ष्य में जो ये सेवा पखवाड़ा किया जा रहा है वो बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं समस्त विभागों के द्वारा। सरकार के जन जन के द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम में समस्त क्षेत्र और दुरुस्त से दुरुस्त क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। सरकार जनता के अंतिम छोर जहां तक कोई पहुंच नहीं पाता है, सरकार वहां पहुंच करके लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश के बीच अपर माल रोड स्थित बेकरी हिल के पास अचानक एक विशाल पेड़ सड़क पर आ गिरा। गनीमत रही कि घटना के समय वाहनों में कोई सवार नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पेड़ गिरते ही अपर माल रोड पर यातायात बुरी तरह से ठप हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें भी लग गई। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। संयुक्त अभियान चलाकर कटर मशीन से पेड़ को काटकर घटाया भी इस दौरान गया।
जिसके बाद यातायात सुचारू कराया गया। फायर सर्विस के अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस और वन विभाग के सहयोग से कुछ ही समय में सड़क से पेड़ हटाकर मार्ग को खोला गया है। रोड बाधित था, तो जैसे हम सूचना प्राप्त हुई अपने फायर यूनिट के साथ में जो हम यहाँ मौके पर पहुँचे, हमने देखा 2 स्कूटी और एक कार के ऊपर पेड़ गिरा था। फायर सर्विस ने वुडन कटर की सहायता से जो है पेड़ को छोटे टुकड़े में काट कर रोड किनारे किया है। हाँ। जी। तो क्या किसी के कारण किसी प्रकार का नुकसान, गाड़ी कोई डैमेज हुई है कि सब? ना गाड़ी सुरक्षित है और बाइक भी, ये स्कूटी भी थोड़ी सुरक्षित ही है, हल्का फुल्का होगा नुकसान, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जी, यहाँ पे जो है एमडीडीए पार्किंग के सहित एक ब्रिज जो है भारी मात्रा में गिर गया था, जिसे कि फायर ब्रिगेड के साथ विभाग की टीम ने जो है मौके पर से हटा दिया है तथा यातायात को सुचारू कर दिया गया है। ऐसे वृक्षों को जो है वन विभाग समय समय पर चिन्हित भी कर रहा है, जो कि जान माल के लिए हानि की संभावना दे सकते हैं। ऐसे आपदा का मौसम है, सभी से ये गुजारिश है कि मतलब कि अपनी सुरक्षा रखें तथा वाहनों को इस तरह से खड़ा ना करें। अभी भी जो है वाहन क्षति से बच गया है, थोड़ा बहुत ही उसमें खरोंच आई है, परंतु अभी कोई ऐसी जान माल की हानि नहीं हुई है। यातायात को सुचारू कर दिया गया तथा जो भी यहाँ पे एनटीपीसी की 520 मेगावाट तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना ने हेड रेस टनल के सफल ब्रेक थ्रू के साथ एक अहम उपलब्धि भी हासिल की है। 8 जुलाई 2026 को फेज़ 2 और फेज़ 3 से बनाई जा रही सुरंगों का सटीक मिलान सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। एनटीपीसी के वरिष्ठ सहायक अधिकारी राजेंद्र सिंह जाड़ा ने यह भी बताया कि इस ब्रेक थ्रू के लिए फेज़ 2 से 1748 मीटर और फेज़ 3 से 981 मीटर सुरंग की खुदाई की गई। साथ ही 12.1 किलोमीटर लंबी हेड रेस टनल में अब तक 9.7 किलोमीटर यानी करीब 80% खुदाई पूरी हो चुकी है। चुनौतीपूर्ण हिमालय भूवैज्ञानिक परिस्थितियों के बावजूद परियोजना से जुड़े अभियंताओं और कर्मचारियों ने इस उपलब्धि को हासिल किया है। कार्यक्रम में एनटीपीसी और निर्माण एजेंसी एचसीसी के अधिकारी भी मौजूद रहे। अब हेड रेस टनल की लाइनिंग का कार्य भी शुरू हो चुका है, जिससे परियोजना के निर्माण को और गति भी मिलेगी। हरिद्वार में चर्चित महिला हत्याकांड के फरार आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां पैर में गोली लगने के बाद आरोपी को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। तो वहीं घायल आरोपी को पुलिस सुरक्षा के बीच जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला हत्याकांड में वांछित था और काफ़ी समय से उसकी तलाश की जा रही थी। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हत्या की वारदात और उससे जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाने में भी लगी है। पटना में संदिग्ध थे, वो आज देहरादून की तरफ आ रहे थे, तो वो बाइक से थे, क्योंकि उन्होंने मास्क भी लगा रखा था। जैसे हमारी टीमों ने उनको रोकने का प्रयास किया, तो वही वाला चौकी के पास ही जो रिविया वन समाधि है, उन्होंने उस टीम को हमला कर दिया। हमला करने के बाद पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग करी। एक अभियुक्त जो कि बाद में सहवाल नाम उसका प्रकाश में भागने में सफल रहा, जिसके लिए लगातार सर पे टर्निंग चल रही है। एक अभियुक्त जो निशान है, जो कि उसको पकड़ने में सफलता मिली है, उसके पैर में गोली लगी है और उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया। डॉक्टरों ने करने से हाल बताया, उसको इलाज कराया जा रहा है। साथ ही जो अभियुक्त जो भागने में सफल रहा है, उसके लिए और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है, और क्योंकि आरोपी के साथ मुठभेड़ भी हुई, पकड़ा भी गया आरोपी, क्या कुछ पूरी वारदात को अंजाम दिया था आरोपी ने? जी बिल्कुल, देखिए विशाल, देर रात का मामला है कि जब पुलिस चेकिंग कर रही थी उस समय 2 बाइक सवार को पुलिस ने हाथ दिया, लेकिन वहाँ पे जैसे पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाशों को पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके बाद यहाँ पे पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक जो बदमाश था उसके पैर में गोली लगी, जबकि एक जो बदमाश था मौके से फरार हो गया। हालांकि पूरा मामला जो बताया गया पुलिस के द्वारा बताया गया कि एक महिला की हत्या की गई थी, जिसके पास से लगातार इन आरोपियों की तलाश की जा रही थी। रात पुलिस को इस मामले में बड़ी कामयाबी मिली कि जो बदमाश थे वो मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने एक जो बदमाश था उसके पैर पे गोली मार के उसको घायल कर दिया, जिसके बाद उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी पूरे मामले की जांच भी की जाएगी। जो दूसरा बदमाश है उसकी भी यहाँ पे तलाश की जाएगी। देखने वाली बात ये होगी कि दूसरा बदमाश कब तक पुलिस की पकड़ में आते हैं, क्यों महिला की हत्या की गई थी, इसका पूरा खुलासा पुलिस के द्वारा किया जाएगा। जी, महिला के जो परिजन थे उनका क्या कुछ कहना भी था इस दौरान, और क्या वो और लोगों पर भी आशंका जता रहे थे क्या मनोज?
बिल्कुल देखिए, जब महिला की हत्या की गई थी तो यहाँ पे लोगों में काफी एक आक्रोश था, जिसको लेकर यहाँ पे पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, कई जगह पे दबिश भी दी गई थी, लेकिन जो आरोपी थे वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाए थे। देर रात जब पुलिस यहाँ पे चेकिंग कर रही थी तो चेकिंग के बाद में दो बाइक सवार थे जिनको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन मौके से उन लोगों ने भागने की कोशिश की और जो यहाँ पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की थी। इसके बाद यहाँ पे पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की तो एक बदमाश को गोली लगी, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। अब देखने वाली बात यही होगी कि पुलिस कब तक उस बदमाश तक पहुंच पाएगी। वो जो महिला के परिजन है वो अब पुलिस से मुलाकात करेंगे और जो अन्य जो साक्ष्य है वो भी पुलिस को सौंपेंगे और साथ ही साथ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, अन्य लोगों से पूछताछ करेगी। देखने वाली बात ये होगी कि कब तक पुलिस पूरे मामले को खुलासा कर पाएगी। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। हरिद्वार में देर रात से जारी मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार थाम सी दी है। रानीपुर मोड़ रेलवे ओवरब्रिज के नीचे कई फीट पानी भरने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। जलभराव के बीच कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहन बीच सड़क में ही बंद हो गए, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों में अवकाश भी घोषित किया गया है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनोज, पानी पानी हर जगह हो गया है और ऐसे में क्या व्यवस्थाओं की ये पोल खुलती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में क्योंकि लोग परेशान नजर आ रहे हैं? जी देखिए, जो बारिश से हरिद्वार वासियों को खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब वो हरिद्वार वासियों के लिए बिल्कुल आफत का काम कर रही है, क्योंकि देर रात से जिस तरीके से बारिश हो गई सड़कों पे जलभराव हो गया। लगातार जब मैंने देखा कि सड़कों पे तमाम जो वाहन थे वो बंद होने लगे, और खासतौर से ये भी देखा गया कि नगर निगम और यहाँ पे जो हरिद्वार विधायक है मदन कौशिक लगातार विकास की बात करते तो उनका यहाँ पे जो है एक पोल भी खोली गई, क्योंकि लगातार जिस यहाँ पे इस बात को देखा गया कि रानीपुर मोड़ हमेशा जो शहर के बीचों बीच का वो एक मुख्य चौराहा माना जाता है, जहाँ पे रोजाना यात्रियों साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं वो लाखों की संख्या में यहाँ से आते जाते, लेकिन ऐसे में उनके वाहन वहाँ पे बंद होने लगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों साफ तौर से देखा जा सकता है किस तरीके से रेलवे ओवरब्रिज के नीचे यहाँ पे जो पानी है वो यहाँ पे जमा हो गया। हालांकि देर रात से बारिश लगातार जारी, जो बारिश से किसानों को लाभ पहुंचा रही थे वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो आम की फसल थी, जो गन्ने की फसल थी, उनको लाभ मिला था, लेकिन अधिक बारिश अगर होगी तो किसानों को भी यहाँ पे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसको कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरीके से देर रात से बारिश हुई तो यहाँ पे हरिद्वार जिलाधिकारी जो है उनके द्वारा यहाँ पे स्कूलों की छुट्टी का भी आदेश जारी किया गया था, यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि आज नर्सरी से लेकर जो इंटर कॉलेज थे उनको भी यहाँ पे बंद किया गया, क्योंकि यहाँ पे बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया। देखने वाली बात ये होगी कि आगे से जो मौसम विभाग है वो किस तरीके के आदेश जारी करते हैं। अब फिलहाल बारिश होने से जो यात्री थे उनको राहत मिली है, लेकिन कई यात्री ऐसे भी जिनके वाहन बंद हुए वो कहीं ना कहीं मुसीबत में भी अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से भी भारी नुकसान हुआ है। नालू पानी गांव के पास बड़ा भूस्खलन हुआ है। मलबा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया है। सड़क से मलबा हटाने का काम भी जारी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यह देखा गया कि भूस्खलन होने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अयोध्या राम मंदिर के बाद बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़ा मामला अब सियासी रंग ले चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे अदम्य अपराध बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। वहीं कांग्रेस ने इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मामला भी बताया है और निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। लेकिन सवाल है कि क्या अब मंदिरों में दान पात्र भी सुरक्षित नहीं है? बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितता के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पवित्र धाम में इस तरह का कृत्य अक्षम्य अपराध है। उन्होंने इसे अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि ऐसे पवित्र स्थान पर श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि गठित विशेष समिति मामले की जाँच कर रही है। साथ ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर प्रारंभिक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले में एक आरोपी कर्मचारी को निलंबित भी कर दिया गया है। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखे, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी। कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई वो प्रारंभ कर दी है। रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। जो मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा
उनको नोटिस शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी। इधर बद्रीनाथ विधानसभा से कांग्रेस के विधायक लखपत सिंह भुटोला ने केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में कथित घोटाले को लेकर देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस विधायक ने उच्च स्तरीय न्यायिक या एसआईटी जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और सनातन संस्कृति से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि मामले को दबाने की कोशिश हो रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के साथ पीकेटीसी अध्यक्ष को भी तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। जिस सनातन जो देवभूमि है उस पे आरोप उसके सीने पे उसके हृदय स्थली पे आघात हुआ है। यहाँ के करोड़ों लोगों के आस्था पे कुठाराघात हुआ है तो उनको नैतिक जिम्मेदारी दे लेकर अपने पदों को छोड़ देना चाहिए। और एक कर्मचारी जो बाबू के तौर पे है वहाँ पे जो 2800 पे ग्रेड का बाबू है उस पे आप केवल उसका निलंबन करने से आप पाक साफ नहीं हो जाते हैं। यदि आपके संरक्षण में लगातार 5-6 सालों से इस तरह के भ्रष्टाचार हमारे पवित्र धाम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार का उसको पूरा संरक्षण है, ये मेरा कहना है। जब से मैंने ये मुद्दा उठाया था तब से लगातार मैं शायद निगरानी में था। जब ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हमने एक घोषणा की थी कि हम मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और एसआईटी की जांच की मांग करेंगे। तो कल जो है मेरे घर पे 10 बजे से पुलिस पहुंच गई थी। जब पुलिस पहुंची तो मुझे आगे से कोई जवाब मिला तो पुलिस ने काफ़ी देर तक मेरे घर पे रही और उसके बाद आज दोबारा जो है पुलिस करीबन मेरे कार्यालय पहुंच गई थी 10 बजे और मुझे काफ़ी देर तक यहाँ पे मतलब तरह से कहा जाए तो हाउस अरेस्ट रखा। हमारा सिर्फ यही है कि हम चाहते हैं कि जो ये प्रकरण जो हुआ है श्री बद्रीनाथ धाम वाला ये प्रकरण जो है इसमें निष्पक्ष जांच हो और इसकी एसआईटी जांच की हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।